हेलो बच्चों, अगर आप सीबीएसई क्लास 10 मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये रियल नंबर पहला चैप्टर का पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में जितने भी कंसेप्ट्स हैं, बचे हुए कंसेप्ट्स हैं, चैप्टर समाप्त कर दिए जाएंगे और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में आर.डी. शर्मा के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाके और वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 2 में पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चंस के बाद पार्ट 2 को डायरेक्ट समराइज किया गया है। क्वेश्चंस हैं गिवन दैट एचसीएफ, किसी दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम, सॉरी दो नंबर्स दिए गए हैं, उनके एचसीएफ दिए गए हैं, तो हमें एलसीएम फाइंड करनी है। जैसे कि अभी पिछले क्लास में इस पे बहुत डिटेल डिस्कस हुआ था कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का मल्टीपल। तो बहुत इजी तरीके से इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन में, 3 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखें। दो नंबर्स दिए गए हैं, पहला नंबर है 306 और दूसरा नंबर है 657। तो दोनों का एचसीएफ 9 दिया गया है। ठीक है, तो हम रिलेशन क्या जानते हैं? रिलेशन ये जानते हैं कि कोई दो नंबर ए एंड बी है तो उसका एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दोनों का मल्टीपल। एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों का मल्टीपल। तो इस रिलेशन से हम क्या करेंगे? एचसीएफ दिया गया है 9, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहला नंबर 306 इंटू दूसरा नंबर 657। तो इस प्रकार से आप इसको इक्वल के एक साइड में ले जाके और डिवाइड करिए। हमें एलसीएम फाइंड करनी है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 306 इंटू 657 डिवाइड बाई एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑलरेडी दे रखा है 9 से डिवाइड करिए, 9 से 3 करके दो पार्ट में डिवाइड करिए। बहुत सिंपल तरीके से डिवाइड होगा और ये आपका चला जाएगा। यानी 34 बार में 34 इंटू 657 दोनों का मल्टीपल कराइए, 2338। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रैक्टिकल यूज क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन जितना अच्छे से समझेंगे, जितना अच्छे से आप इसको क्लिक कर पाएंगे, उतने अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बनाने के लिए। कह रहे हैं देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड्स। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start with the same point and go in the same direction. After how many minutes they will meet to each other? एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेंगे? ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। जैसे क्वेश्चन को देख के ये पता चल जाए कि इसमें एलसीएम अप्लाई होगा कि एचसीएफ अप्लाई होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लड़की सोनिया है जो 18 मिनट में एक राउंड कवर कर लेगी, 18 मिनट में एक राउंड कवर कर लेगी। ठीक है, और 18 राउंड में एक राउंड 18 मिनट, दूसरा राउंड फिर 18 मिनट, तीसरा राउंड फिर 18 मिनट। ऐसी रवि है, एक राउंड 12 मिनट, फिर अगला 12 मिनट, फिर अगला 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो 18 का टेबल पढ़ा जाए, 18 दूसरा राउंड 36 मिनट में। ऐसी रवि
पहला राउंड 12 मिनट में, दूसरा राउंड 24, तीसरा राउंड 36। ये 36 दोनों में मैच कब कर रहा है? 36 मिनट पे मैच कर रहे हैं, सोनिया का दूसरे राउंड और रवि के तीसरे राउंड में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मल्टीपल हम लोग पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लायर ले रहे हैं, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे मिनिमम टाइम, जो फर्स्ट टाइम जो हम एक साथ मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इस एलसीएम का कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एलसीएम अप्लाई करनी है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके घंटी पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। किसी मंदिर में बहुत सारी घंटियां लगी हैं जो एक साथ बज के स्टार्ट होती है और इतने इतने के इंटरवल पे एक साथ रिंग बजती है, तो एक साथ मिला के अगली बार फिर कितनी मिनट बाद मिलेगी। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे बेल घंटी वाले क्वेश्चन है, सब में हम लोग एलसीएम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको और अच्छे से कंसेप्ट के साथ। जैसे देखिए कोई सर्कुलर पाथ है और इसमें स्टार्टिंग पॉइंट को एक बना लीजिए और इसमें टाइम टेकन एक राउंड ड्राइव करने में टाइम किसका कितना लग रहा है। जैसे सोनिया का है, 1 मिनट में एक राउंड कवर करने में 18 मिनट ले रही है, ठीक है। दूसरा राउंड कवर करने में 36 मिनट लगी। इसी प्रकार से तीसरा राउंड कवर करने में 54, यानी टेबल उसका ले रहा है। ऐसे ही रवि का देखिए, रवि एक राउंड कवर करने में 12 मिनट ले रहा है, दूसरा राउंड कवर करने में 24 मिनट, तीसरा राउंड कवर करने में 36 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट से हर 12-12 मिनट के अंतराल पे वो पहले पॉइंट पे मिल रहा है और ये स्टार्टिंग पॉइंट के हर 18-18 मिनट के अंतराल पे मिल रहा है। तो दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे? तो आप देखो दोनों में कॉमन क्या है? 36 है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे लोएस्ट कॉमन 36 है, यानी इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे और 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। और इस प्रकार से एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्राइम फैक्टर से कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो 18 का फैक्टर करिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 12 का फैक्टर करिए 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। अब एलसीएम में क्या करते हैं कि जो बड़ा पावर है, दोनों में कॉमन में बड़ा पावर है उसको लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर इंटू इस दोनों में 3 का स्क्वायर बड़ा है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हमारा एलसीएम हो गया। या आप एलसीएम जैसे भी फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम हमने मल्टीपल मेथड से, पिछले क्लास में एलसीएम निकालने के 3 मेथड बताए गए थे। इस मेथड से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसी मेथड से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इसी नंबर से मैक्सिमम मेजॉरिटी नंबर पाने का होता है, ठीक है। आप और भी तरीके हैं फैक्टर मेथड से 18-12 जैसे ट्रेडिशनली आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी 18-12 का एलसीएम 36 फाइंड कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है स्टैंडर्ड मेथड है, इस मेथड से अगर सॉल्व किया जाए तो नंबर ना कटने के चांस होते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 36 मिनट में सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी 2 राउंड बनाने के लिए, और 36 मिनट में रवि स्टार्टिंग पॉइंट से 3 राउंड बना के एक साथ पहुंच जाएगा। और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से 36 मिनट के इंटरवल पे मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, टूटे फूटे लैंग्वेज में, उस प्रकार से भी सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन एलसीएम पर आधारित था, तो अगला क्वेश्चन एचसीएफ पे होना चाहिए। एचसीएफ टाइप के क्वेश्चंस को कैसे पहचान करेंगे कि इसमें एचसीएफ अप्लाई हुआ? तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं कि किसी 3 ग्रुप है, ग्रुप ए बी सी, और तीनों ग्रुप में अलग अलग संख्या में नंबर्स हैं, बच्चे हैं, और इस बच्चों को बसों में बैठाना है अलग अलग ट्रिप में। तो कह रहा है कि प्रत्येक बस में कितने में मिनिमम नंबर ऑफ बस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट,
ठीक है। बस में, प्रत्येक बस में बच्चों की संख्या कितनी कितनी है? 156, 208 एंड 260। इसका एचसीएफ फाइंड करिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करिए, कितना हो जाएगा? 156 का फैक्टर करिए, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 13 से डिवाइड करेंगे, और इस प्रकार से 156 का फैक्टर क्या, प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इसी प्रकार से 208 का फैक्टर करिए, 208 को डिवाइड करिए पहले 2 से, फिर उसके बाद से फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 13 से, और इस प्रकार से 2 के पावर 4 इंटू 13 हमारा फैक्टर हो गया। इसी प्रकार से 216 को डिवाइड करिए, 260 को 2 से डिवाइड, 2 से तब तक डिवाइड करें जब तक कि पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए, फिर 5 से, फिर 13 से, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इस फैक्टर के बाद से हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए प्रीवियस ईयर में प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि प्राइम फैक्टर के आधार पे अगर एचसीएफ आपको निकालना है तो ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन फैक्टर है उसमें जो सबसे छोटा पावर है उसको लेते हैं। तो इस तीनों में देखो 2 कॉमन है, 2 में छोटा पावर क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। इसी प्रकार से और कुछ कॉमन नहीं है, 3 तीनों में कॉमन नहीं है, 3 लिखने की जरूरत नहीं है। 13 है, 13 तीनों में कॉमन है, तो तीनों में पावर सेम है या अलग अलग है? तो सेम है, सेम है तो एक ही लिखेंगे। अगर अलग अलग होता है तो जो छोटा पावर है उसको लिखते हैं। तो 2 का स्क्वायर इंटू 13, और इस प्रकार से हमारा जो वैल्यू आएगा एचसीएफ का 52। देखो एचसीएफ निकालने के भी 3 मेथड होते हैं, पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया है। कोई जरूरत नहीं है कि आप प्राइम फैक्टर मेथड से ही बनाएं, आप एचसीएफ और भी मेथड से बना के आंसर अपना दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से टोटल कोशिश करिए जैसा क्वेश्चन अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम अप्लाई हुआ था, इस क्वेश्चन में एचसीएफ अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो प्रत्येक बस में 52 स्टूडेंट बैठेंगे। प्रत्येक बस में कितने स्टूडेंट बैठेंगे? 52। ये एचसीएफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एचसीएफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रत्येक बस में 52 स्टूडेंट बैठेंगे। ठीक है, अब 52 स्टूडेंट अगर बैठेंगे तो बस कितने बस चाहिए? तो भाई संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड बाय एक बस में बैठने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड बाय स्टूडेंट इन ईच बस 52। तो टोटल स्टूडेंट ऐड करिए, तीनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा? 624 डिवाइड बाई 52, और सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 बस। एक बार फिर क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इतने 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 बच्चे हैं और बस को हायर करना है, कितने बस चाहिए? तो भाई बस मिनिमम बस कितने चाहिए, यानी जितने मिनिमम बस आएंगे, ये तो क्लियर है कि एचसीएफ का यूज करके सॉल्व किया जाएगा। जितने बस आएंगे, कम से कम बस जब आएंगे तो उसमें बच्चों को अधिक से अधिक भर के ले जाना पड़ेगा, और अधिक से अधिक भर के ले जाने का मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सहारा लेंगे। तो एचसीएफ जब इसका निकालेंगे तो 52 आया। 52 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 52 एक ऐसी संख्या है कि जो ये बता रहा है कि मैक्सिमम 52 स्टूडेंट हर बस में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो भाई कितने बस चाहिए? एक बस में 52 बच्चे बैठेंगे, टोटल बच्चे हैं 624। तो कितने बस चाहिए? दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 18 बस हमें रिक्वायरमेंट है बच्चों को ढोने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अमेजन हैज टू फिट बाथरूम
ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। टाइल्स की संख्या पूछ रहा है कि किसी बाथरूम में स्क्वायर मार्बल टाइल्स की पॉसिबल साइज से टाइल्स को फिट करनी है। ठीक है, तो बाथरूम का जो साइज है 10/8 है, यानी लंबाई 10 फीट है और चौड़ाई 8 फीट है। तो कह रहा है कि किस साइज की टाइल्स की जरूरत होगी और कितने टाइल्स की जरूरत होगी। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस साइज की टाइल्स की जरूरत होगी और कितने टाइल्स की जरूरत होगी। तो फिर भाई देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि टाइल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई एक रूम है और इसमें हमें टाइल्स लगाने हैं, इसमें हमें टाइल्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं? टाइल्स लगाने हैं, टाइल्स लगाने हैं। ठीक है, पूरा भर के टाइल्स लगाने हैं। तो टाइल्स स्क्वायर साइज में है, ये कन्फर्म है स्क्वायर साइज में है। इसकी लंबाई 10 फीट है, इसकी लंबाई 8 फीट है। तो जो टाइल्स की साइज होती है ना, मैक्सिमम जो साइज होगी टाइल्स का, जो साइज होगा स्क्वायर बेस टाइल्स का जो साइज होगा, स्क्वायर बेस टाइल्स का जो साइज होगा, उस रूम के, उस बाथरूम के लंबाई और चौड़ाई के एचसीएफ के बराबर होगा। यानी हमें एचसीएफ निकालना होगा। किसका किसका एचसीएफ निकालना होगा? उस रूम के लेंथ और ब्रेथ के। तो अगर आप डायरेक्टली एमसीक्यू में क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं तो कैसे बनाएंगे? छोटा सा क्वेश्चन इस प्रकार से हो तो बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर साइज का टाइल्स कितने का साइज क्या होगा? तो लंबाई चौड़ाई का एचसीएफ के बराबर होगा। यानी आपको 10/8 का एचसीएफ निकालना है। तो 10 और 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से सॉल्व करिए। 10, 8 का एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना होगा? 8 का टेबल पढ़िए, सबसे कॉमन क्या है? 10 का फैक्टर करिए 2 × 5 और 8 का फैक्टर करिए 2 का पावर 3। दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। छोटा पावर क्या है? 2 है। यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, यानी 2 फीट। इसका साइज क्या होगा? 2 फीट, यानी 2 फीट लंबाई, 2 फीट चौड़ाई है। स्क्वायर बेस साइज हमें टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। अब तो ये टाइल्स की साइज निकल गए। अब कह रहे कितने टाइल्स चाहिए? तो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ टाइल्स की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि जहाँ पे लगाना है, यानी उस रूम का एरिया या बाथरूम का एरिया डिवाइड बाई 1 टाइल्स का एरिया, 1 टाइल्स के एरिया से भाग लगा देंगे। तो रूम का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई और 1 टाइल का एरिया स्क्वायर बेस में स्क्वायर 2 × 2 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसको एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चंस अगर आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो फिर बनाएंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे? डिटेल में इसको लैंग्वेज सही देखने की कोशिश करिए। पहले तो लेंथ ऑफ बाथरूम कितना दिया है? 10 फीट और इसको इंच में कन्वर्ट करिए, क्योंकि आपसे साइज इंच में पूछ रहा है। तो 1 फीट में 12 इंच होता है, 12 से मल्टीपल कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा 120 इंच। बाथरूम का लेंथ 120 इंच। ऐसे बाथरूम की ब्रेथ चौड़ाई कितनी होगी? 8 × 12 यानी 96 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बाथरूम का एरिया क्या होगा? L × B, L × B गुणा करेंगे 120 × 96, गुणा मिल गई कि टाइल्स का एरिया कितना है? 120/96 और एचसीएफ कितना है? 24। अब यहां से दोनों चीज का आंसर निकालेंगे। पहला, नंबर ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे? तो देखो, नंबर ऑफ टाइल्स को फाइंड करने के लिए पहले टाइल्स की साइड चाहिए। तो साइड जो टाइल्स है उसकी साइड निकालने के लिए हम लोग एचसीएफ का सहारा लेते हैं। जितना एचसीएफ आएगा वही उस टाइल्स का साइज होगा। उस टाइल्स का साइड कितना हो जाएगा? 24। और वो टाइल्स कैसा है? स्क्वायर शेप में है ना, तो लंबाई चौड़ाई दोनों इक्वल होंगे। यानी एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा?
24 का स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर 24 इंटू 24 196 सॉरी 576। ठीक है, अब हमें एरिया निकालनी है 576 मल्टीपल कर लीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद से हमें क्या निकालना है, अभी दोनों चीज निकालनी है। क्या क्या निकालनी है, अभी हमें निकालनी है सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल्स, और फिर दूसरा क्या निकालनी है, टाइल्स का साइज। तो टाइल्स का साइज तो निकल गया ना, टाइल्स का साइज कैसे निकलता है, टाइल्स का साइज जो होगी वह उसके एचसीएफ के बराबर होगी। टाइल्स का साइज क्या होगी, एचसीएफ के बराबर होगी। टाइल्स की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बाथरूम के एरिया में एक टाइल्स के एरिया से भाग लगाएंगे। तो बाथरूम का एरिया कितना आया है 120 इंटू 96 और एक टाइल का एरिया कितना है 24 इंटू 24। डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो 24 से 5 बार में, ये 4 बार में, 5 इंटू 4 20। तो इस प्रकार से आप दोनों आंसर फाइंड कर लिया। क्या क्या, एक पूछ रहा है कि साइज क्या है, टाइल्स का साइज क्या है, तो टाइल्स का साइज कितना है उस दोनों के एचसीएफ के बराबर है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 24। और नंबर ऑफ टाइल्स क्या होंगे, तो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और आंसर कितना आ गया 22। तो इस प्रकार से आपके दो आंसर मिल गए, साइड ऑफ टाइल्स 24 एंड नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो टाइल्स के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच वी डिवाइड 86 एंड 77, इट गिव्स द रिमाइंडर 6 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें एलसीएम लगेगा कि एचसीएफ लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए ना कि वह छोटे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए या लार्जेस्ट नंबर बताइए, तो उसका एक टेक्निक होता है, एक तो ट्रिक होता है। ट्रिक से आप समझ जाओगे कि जहाँ लार्जेस्ट नंबर से शुरू होगा उसको हम लोग लार्जेस्ट नंबर से जो शुरू होगा वहाँ पे एचसीएफ अप्लाई करते हैं। लार्जेस्ट नंबर वाले में एचसीएफ अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, एचसीएफ। और स्मॉलेस्ट नंबर वाले से लैंग्वेज शुरू हो तो एलसीएम अप्लाई करते हैं। तो ये तो बात की बात हो गई। क्वेश्चन देख के कैसे पहचान करेंगे कि एलसीएम लगेगा कि एचसीएफ लगेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी संख्या में बताइए कि जब हम उससे इसको भाग लगाएं और इसको भाग लगाएं तो ये 6 और 2 आए। तो भाग लगाने वाली संख्या बतानी है, यानी डिवाइजर बतानी है, फैक्टर बतानी है, तो इसका मतलब हमें एचसीएफ लगाना है। एचसीएफ ऐसी संख्या तो होती है, याद करिए फर्स्ट क्लास में जब शुरू में ही आपको एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट बताए थे तो बताया गया था एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो सबको डिवाइड कर सकती, दिए गए नंबर को डिवाइड कर सकती है। एलसीएम कैसी संख्या होती है जो सबसे डिवाइड हो जाती है, यानी सबको डिवाइड करने वाली नंबर चाहिए, यानी एचसीएफ चाहिए। और जो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को हम लोग उसके रिगार्डिंग पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे पहला नंबर है 86, 86 में से 6 को माइनस करिए, कितना हो जाएगा 80। इसी प्रकार से 77 में से 2 माइनस करिए 75। अब इस प्रकार से हमें एचसीएफ निकालना है किसका किसका, 80 और 75 का। तो भाई 80 75 का एचसीएफ कैसे निकालोगे, फैक्टर मेथड से निकालिए। 80 का फैक्टर करिए, दो कितने बार में जाएगा, 2 करेंगे 40 आएगा, फिर 2 करेंगे 20 आएगा, फिर 2 करेंगे 10 आएगा, फिर 2 करेंगे 5 आएगा, यानी 2 की पावर 4 गुणे 5। ऐसे ही 75 देखिए, 75 का फैक्टर करिए, 3 2 से तो कटेगा नहीं, 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ तो यही कहता है ना कि जो दोनों में कॉमन है उस कॉमन में छोटा वाला पावर है, छोटा वाला पावर 5 है, यानी आप कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना आ गया 5। 5 एक ऐसी संख्या है, 5 एक ऐसी संख्या, आप चेक कर लो, क्वेश्चन रिवर्स करके चेक कर लो, आपका आंसर 5 आएगा। 5 एक ऐसी संख्या है जब आप 86 को भाग लगाओगे
तो रिमाइंडर 6 आएगा, और 77 को भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को पहचान के फिर सॉल्व करना है। अगर यही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ जाए तो डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, यही क्वेश्चन अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आ जाए तो फिर लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, और लैंग्वेज कैसे लिखेंगे वो चीज आपको अगले क्वेश्चन में हम दिखा रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, यानी उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि जो जब इसको भाग लगाए तो रिमाइंडर ये प्राप्त हो। अभी हम लोग देखे हैं सेम पैटर्न पे क्वेश्चन। जब इस प्रकार के रिमाइंडर ऐसे 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 मिले तो रिमाइंडर को पहले ही घटा लेते हैं, तब उसका एचसीएफ लगाते हैं। तो रिमाइंडर को पहले घटाइए, लैंग्वेज लिखने की कोशिश करिए। द रिक्वायर्ड नंबर व्हेन डिवाइड इतना 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 रिमेन लिव्स रिमाइंडर 5 6 एंड 5 4 5 एंड 6। यानी क्वेश्चन पढ़ने के बाद से जब आप एग्जाम में लैंग्वेज लिखते हैं तो लैंग्वेज पे विशेष ध्यान दीजिए। हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या है, जिससे हमें इसको भाग लगाएं तो रिमाइंडर ये है। ठीक है, इसलिए द नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय रिक्वायर्ड नंबर, वो क्या क्या होगा। जैसे अगर हम जो नंबर आ रहा है उससे इसको भाग लगाएं तो 4 आ रहा है, उसी नंबर से इसको भाग लगाएं तो 5 आ रहा है, उसी नंबर से इसको भाग लगाएं तो 6 आ रहा है। अगर हम आपसे पूछें कि भाग लगाने से रिमाइंडर ना बचे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जो रिमाइंडर आ रहा है अगर इसको माइनस कर दें, 444 में से 4 को माइनस करेंगे तो जो 4 आ रहा था वह 4 रिमाइंडर ना आके रिमाइंडर नहीं आएगा, यानी जो नंबर हमारा आएगा वो पूरा डिविजिबल कर देगा। तो इसलिए द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हम निकालने वाले हैं उससे पूरा डिवाइड हो जाए, उस नंबर को पता लगाइए। तो उस नंबर को पता लगाने के लिए रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो तीनों नंबर आ रहा है 441, 567, 609, ये 3 नंबर ऐसे हैं कि जब हम भाग लगाएंगे रिक्वायर्ड नंबर से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तीनों नंबर का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो एचसीएफ क्या क्या होगा, एचसीएफ फाइंड करने के लिए फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, साइड में इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना से कट जाएगा। 3 से डिवाइड करिए, 3 से तब तक काटिए, फिर 7 से काटिए, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। इसी तरह से 567 का फैक्टर करिए, 3 से 3 4 बार, और फिर 7 से 3 के पावर 4 इंटू 7 का, ये आप रफली कर सकते हैं साइड में। ऐसे 696 का फैक्टर करिए साइड में, 693 3 से काटिए, तब तक काटिए जब तक कट ना जाए, फिर 7 से, फिर 11 से, जैसे जैसे प्राइम फैक्टर आए। तो ये 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ एक ऐसे नंबर होता है जो तीनों में कॉमन हो और जो छोटा पावर वाला हो। तो छोटा पावर क्या है, 3 का स्क्वायर है, और इस तीनों में कॉमन क्या है, 7 का छोटा पावर क्या है, 7 का पावर 1 है। तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 7 यानी 9 इंटू 7 यानी 63। 63 एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है, ऐसा रिक्वायर्ड नंबर है कि जब 63 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 63 से इसको जब हम भाग लगाएंगे तो 63 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 63 से इसको डिवाइड करेंगे, 63 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, रिमाइंडर 5 आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाते रहिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आ गया, अभी लार्जेस्ट पूछ रहा था, अब स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। तो ट्रिक तो आपको बताए थे, स्मॉलेस्ट पूछे तो एलसीएम अप्लाई कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, एलसीएम अप्लाई करते समय पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ऐसी छोटी संख्या बताइए
कि जिसे एक ऐसी छोटी संख्या बताइए जिसे मतलब एक ऐसा रिक्वायर्ड नंबर चाहिए हमें, एक ऐसा रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, एक ऐसा रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, एक ऐसा रिक्वायर्ड नंबर चाहिए कि जिसको 24 से डिवाइड करें तो 5 आए, फिर 36 से डिवाइड करें तो भी 5 आए, 72 से डिवाइड करें तो भी 5 आए। यानी ये नंबर हमें बड़ा नंबर चाहिए ना, मल्टीप्लायर चाहिए, यानी इनमें एलसीएम अप्लाई करना है। ठीक है, तो एलसीएम अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 24, 36, 72। एलसीएम तो बहुत सारे मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करिए। तो ए पावर 3 इंटू 3, 36 क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 72 क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब कि जो कॉमन है उसमें छोटा वाला पावर है, छोटा वाला पावर क्या है, 2 का स्क्वायर है ना, तो एचसीएफ हो गया 2 का स्क्वायर इंटू इसमें देखिए कॉमन क्या है, 3 छोटा पावर वाला, यानी 4 इंटू 3, 36। सॉरी, हमें एचसीएफ नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, एलसीएम निकालनी है। कोई बात नहीं, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो कॉमन है उसमें बड़ा वाला पावर देखते हैं। बड़ा वाला पावर क्या है, 2 का क्यूब, और इसमें बड़ा वाला पावर क्या है, 3 का स्क्वायर। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 8 9 जा 72, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये नंबर कौन सा होगा, ये नंबर हमारा 72 आया। ध्यान रखिएगा 72 एक ऐसी संख्या है कि जो 24 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 36 के भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, और 72 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन भाग नहीं लगाना है, हर बार रिमाइंडर 5 लाना है। तो रिमाइंडर 5 लाने के लिए जो एलसीएम आ रहा है उसमें 5 और बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 77। तो ये रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 77। 77 एक ऐसी संख्या है कि जो भाग लगाए तो हर बार रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चंस इस प्रकार से है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 50, 520 एंड 468। ये स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू है, समझ में आ रहा है, एलसीएम अप्लाई करना है। कह रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जब उसमें 17 जोड़ दिया जाए तो दोनों से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वो डिविजिबल आएगा ना, वो नंबर क्या होगा समझने की कोशिश करिए। दोनों का एलसीएम निकालिए, दोनों का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, बहुत डिस्कस हुआ है। आप खुद तरीके से एलसीएम निकालिए और फिर इस पर मैच कराइए। 520 का फैक्टर करिए, 2 से डिवाइड कराइए, 2 से डिवाइड तब तक कराइए जब तक कि कट ना जाए। 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, इसी प्रकार से 468 का फैक्टर करिए, 468 का फैक्टर 2 से डिवाइड कराइए, 2 से तब तक डिवाइड कराइए जब तक कि कट ना जाए। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 13। अब एलसीएम क्या क्या होगा, क्लियर है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 है, 2 में बड़ा पावर 2 क्यूब, फिर 3 कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन एलसीएम में यही निकालते हैं ना कि जो कॉमन है उसका बड़ा पावर लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख के गुणा कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इसमें 5 की पावर 1 है लेकिन यहाँ 5 की पावर 0 तो छिपा हुआ है ना, तो दोनों में बड़ा पावर क्या होगा, 5 की पावर 1। इसी प्रकार से कंबाइन करते हैं हम। ठीक है, तो सबका मल्टीपल करेंगे, बड़ा कोई नंबर आएगा 4680। ये 4618 ये कैसी नंबर है, 4618 ये कैसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है कि जो 520 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा और
सॉरी 468 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, लगेगा ना। लेकिन हमें पूरा पूरा भाग लगाने वाली संख्या नहीं निकालनी है, हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है कि जिसमें अगर 17 जोड़ दिया जाए तब पूरा पूरा भाग लगे, यानी इसमें 17 जोड़े तब ही आए। मतलब ऐसी संख्या बताइए कि कोई संख्या मान लो x है, उसमें 17 जोड़े तब ही आए। तो इसका मतलब जो हमसे आंसर पूछ रहा है ना, वो 17 घटा के तब पूछ रहा है। तो 17 माइनस कर लीजिए, 64680 माइनस 17 जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो नंबर बताइए जिसमें नंबर 17 जोड़ा जाए तब भाग लगे, तो उस नंबर को हम x मान लें और इस प्रकार से x प्लस 17 इज इक्वल टू इतना, इसलिए x बराबर इतना। तो ये 4680 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह से आप इसको ट्रेस करेंगे और नोट्स बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, 4663 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है जी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 6 की पावर n के लास्ट में 0 आ सकता है क्या? समझिए, 6 की पावर n के लास्ट में 0 आ सकता है क्या? 6 के पावर n, जहां n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, जहां n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। 6 के पावर n, एग्जाम्पल देखिए, 6 के पावर 1 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 6 के पावर 2 36 होगा। 6 के पावर 3 216 होगा। यानी हर बार पावर बढ़ाने पे लास्ट में 6 ही आ रहा है, तो भाई 0 आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपका एक्सरसाइज में भी है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के लिए लास्ट में 0 आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा। लेकिन ये तो हम देख रहे हैं ना कि कभी नहीं आएगा। प्रूफ कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे, अपने कॉपी में, एग्जाम बोर्ड वाले कॉपी में लिखे हैं कैसे? तो इसके लिए आपको लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे लैंग्वेज लिखेंगे। हमें पता है कि 0 बनाने का काम कौन करता है, थोड़ा एक बार ध्यान दीजिए, 0 बनाने का काम कौन करता है? कोई भी नंबर के लास्ट में 0 है, जैसे सबसे छोटा संख्या जिसके लास्ट में 0 है 10 है ना, 10 इसके वजह से है, 2 और 5 के वजह से। इसके पिछले वीडियो में भी हम आपको यही चीज बताए थे, 10 किसके वजह से, 2 और 5 की वजह से। यानी किसी नंबर में 0 हो, वह ये बताता है कि 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो 6 आप ऐसे देखो ना, 6 है, 6 में 2 तो है, इंटू 3 है, दूर दूर तक कहीं 5 नहीं आएगा। दैट मीन्स इसी आधार पे हम दिखाएंगे कि चूंकि इसके मल्टीपल में 5 कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसलिए 0 बनने का कोई सवाल ही नहीं है, और इस प्रकार से इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। लैंग्वेज देखिए, कह रहा है कि 0 आने वाली संख्या जो होती है, ये नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से, बिल्कुल 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इफ द नंबर 6 के पावर n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, तो ये n जो है नेचुरल नंबर से रिलेटेड है, जिसके लास्ट में 0 आ जाए तो वह 5 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स 6 की पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 6 की पावर n का फैक्टर करें, उसमें कोई ना कोई प्राइम नंबर 5 आना चाहिए, तभी तो 5 से, तभी तो पूरा पूरा डिविजिबल हो पाएगा, ठीक है। यानी 6 की पावर n का फैक्टर हम लोग करेंगे 2 इंटू 3, 36 का 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, इस प्रकार से जैसे 2, 3 फैक्टर आ रहा है, उस तरह से प्राइम फैक्टर 5 भी इसमें आना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि इसमें 0 आ सकता है। जब तक 0 लाना होगा, उसमें कंडीशन है कि 5 जरूर रहना चाहिए, बिना 5 फैक्टर के कोई नंबर 0 बन ही नहीं सकता है।
तो जैसे आप 6 के पावर n को 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बहुत बार लिख सकते हैं, n जितनी बार हो उतनी बार लिख सकते हैं। दूर दूर तक कहीं 5 नहीं दिख रहा है इसमें। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट प्राइम नंबर 5, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 6 के पावर n आर 2 and 3, यानी 6 के पावर n में n कुछ भी रखिए, सिर्फ प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही आएगा, 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा। अभी आपको एक्सप्लेन भी किया गया था फैक्टर करके, ठीक है। इस प्रकार से बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये कहता है कि कोई भी नंबर दिया है कंपोजिट नंबर, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब तो उस नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 और 3 के अलावा इसमें कुछ नंबर है ही नहीं। जब 2 और 3 के अलावा इसमें कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, दैट मीन्स कि इसमें 0 बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि 0 बनाने के लिए क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देयर आर नो अदर प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 and 3 इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। तो देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। कुल मिला जुला के ये लिखने के तरीके हैं। इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज में भी दिया गया, आर डी शर्मा के भी एक्सरसाइज में दिया गया है, इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए, 2 क्वेश्चन दिया गया है कि ये कंपोजिट है या नहीं। एक्सप्लेन करिए कि ये कंपोजिट, ये एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, एक्सप्लेन करिए कंपोजिट है या कि नहीं। तो ये तो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि कंपोजिट नंबर को ब्रेक करें तो प्राइम फैक्टर आएगा, मोर देन 2 फैक्टर आएगा, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है। देखते हैं, इसको ऐसे लिखिए, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कॉमन करिए, 7 इंटू 11 प्लस 1, और इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, इस प्रकार से आपको मिलेगा 13 इंटू 77 प्लस 1 78 का फैक्टर करिए, 13 इंटू 2 से डिवाइड कर लीजिए, 39, ठीक है। तो आप यही देख रहे हो 2 से अधिक फैक्टर आ गया, दैट मीन्स ये कंपोजिट है, ठीक है। तो हमें कंपोजिट दिखाने के लिए कंडीशन ये है कि 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, तो मोर देन 2 फैक्टर है, दैट मीन्स कंपोजिट। सेम तरीका इसके लिए भी है। लैंग्वेज देखिए कैसे लिखते हैं। कंपोजिट नंबर के लिए क्या तरीका है कि 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। 13 कॉमन लीजिए, और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट है, मोर देन 2 फैक्टर है, दैट मीन्स दिस इज कंपोजिट नंबर। सेम तरीका इसके लिए भी अप्लाई करिए, सेम तरीका अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि इसको हम लोग 5 इंटू 1009 यानी मोर देन 2 फैक्टर, 1 तो फैक्टर है ही, 1 इंटू 5 इंटू 1009, तो ये भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट है, प्राइम नंबर के मल्टीपल है। तो जब प्राइम नंबर के मल्टीपल है मतलब ज्यादा प्राइम नंबर है, जब ज्यादा प्राइम नंबर है इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। दैट मीन्स ये भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ करिए कि ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में
इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।